हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 विषय भूगोल खंड क इकाई 1 पाठ 1 का हेडिंग प्राकृतिक संसाधन भूमि संसाधन पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। आइए इसके प्रश्न उत्तर को शुरू करते हैं। ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसका प्रश्न संख्या 1, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण। इसका आंसर है अधिक सिंचाई। प्रश्न संख्या 2, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि को हम लोग सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं। तो यह पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 3, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका विस्तार राजस्थान में है। प्रश्न संख्या 4, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन को हम लोग एड्रीन कहते हैं। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है, रेगुड़ मृदा। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करते हैं। इसको हम लोग बी से डिनोट किए हैं। प्रश्न संख्या 1, जलोढ़ मृदा का विस्तार वाले राज्यों का नाम बताएं। तो इसका आंसर है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ये जलोढ़ मिट्टी वाले राज्य हैं। इसमें राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आता है। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं? इसका उत्तर पेज नंबर 17 पर है। यह हो गया B1 यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1। इसमें गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलें हो सकती हैं। बिहार के जलोढ़ मिट्टी में मक्का की कृषि होती है और यह विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 2, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर पृष्ठ संख्या 26 पर दिया हुआ है। यह है समोच्च कृषि B2। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि यानी कि कंटूर प्लगिंग द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूमिगत जल की पुनर्पूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धति को अपनाकर मृदा और जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो यह पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसे हम कंटूर प्लगिंग यानी समोच्च जुताई कहते हैं। और यह हुआ इस लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। प्रश्न संख्या 3, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है? तो यह उत्तर पेज नंबर 26 पर है। प्रश्न संख्या 3, पवन अपरदन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि जिसे स्ट्राइप फार्मिंग कहते हैं श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित है। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है और इसे ही हम पट्टिका कृषि यानी स्ट्राइप फार्मिंग कहते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि 2 खेतों के बीच एक घास की पट्टी होती है और यह घास की पट्टी मृदा अपरदन को रोकती है, यानी हवा के जरिए मिट्टी उड़ नहीं पाती है और यह घासों पर जाकर बैठ जाती है और इससे पवन अपरदन नहीं हो पाता है और भूमि यानी मृदा का संरक्षण होता है। प्रश्न संख्या 4, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? पेज नंबर 16। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा को भी हम निर्माण जलोढ़ से जुड़ा हुआ है और इससे यह फ़ायदा है कि यह बहुत उपजाऊ होता है और इससे भरपूर कृषि उपज होती है। यहाँ आबादी घनी होती है और इस तरह से कृषि कार्य के जरिए इस कार्य में संलग्न किसानों को भरपूर फ़ायदा होता है, उनकी आर्थिक प्रगति होती है। इसलिए यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ माना जाता है और यही इस क्षेत्र की विशेषता भी है। प्रश्न संख्या 5, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? पेज नंबर 25। यह है B5 का आंसर। फसल चक्रण किस प्रकार सहायक है? फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है।
गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है। इसे तिलहन दलहन पौधों की खेती के द्वारा पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है और इसे ही हम फसल चक्रण कहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि फसल चक्रण के द्वारा हम गेहूं का उपज, फिर उसके बाद धान की उपज और उसके बाद हम इस तिलहन या दलहन की उपज करें तो इससे क्या होगा कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहेगी और यह नाइट्रोजन फिर अगले फसल के लिए उपयोगी होगा और इस तरह से किसानों को नाइट्रोजन युक्त उर्वरक खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसे ही फसल चक्रण कहते हैं, जिसमें हम तिलहन दलहन के साथ अनाज का भी उत्पादन करते रहें और इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता रहे। तो इससे भूमि की उर्वरक क्षमता, उसका उपजाऊ क्षमता बना रहता है और इससे मृदा का निम्नीकरण नहीं होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सी, प्रश्न संख्या 1, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है? मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है? पेज नंबर 25। यह है उत्तर। अति सिंचन से जलाक्रांतता की समस्या पैदा होती है। इसका अर्थ हुआ कि ऐसी मृदा जिसका हम भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक के बाद एक कई फसल उपजा रहे हैं और उसको बिल्कुल हम भूमि निम्नीकरण होने से बचा नहीं पा रहे हैं। और इस तरह से जब अति उपयोग करेंगे जल का, अति उपयोग करेंगे भूमि का, तो इसे ही अति सिंचाई कहते हैं और अति सिंचाई से जलाक्रांतता होता है और इसकी वजह से मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि मिट्टी में नमक की मात्रा, मिट्टी में अम्ल की मात्रा, क्षार की मात्रा बढ़ जाती है और इससे मिट्टी का यानी भूमि का निम्नीकरण हो जाता है और इसमें हमें इसको ठीक करने के लिए अन्य प्रकार के रसायन और उर्वरक का इस्तेमाल करना पड़ता है जो काफ़ी खर्चीला तरीका है। तो यह नहीं हो, इसके लिए हमें अति सिंचाई से बचना चाहिए और यह अति सिंचाई ही जलक्रांतता कहलाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 2, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। पेज 24-25। मृदा संरक्षण का मतलब हम लोग भू संरक्षण की बात कर रहे हैं और ये भूमि को किससे नुकसान है? तो भूमि को गतिशील जल, पवन, हिमानी और समुद्रिक लहरों से नुकसान है या फिर अनावृष्टि या अतिवृष्टि से भी नुकसान है। अनावृष्टि का मतलब हुआ कि वर्षा कम होना, अतिवृष्टि का अर्थ हुआ वर्षा ज़्यादा होना। कम होगी तो सूखा होगा, सूखा होगा तो उससे वायु अपर्दन बढ़ जाए। या फिर अतिवृष्टि होगी, अतिवृष्टि का अर्थ हुआ वर्षा का ज़्यादा होना और इस वर्षा जल का ज़्यादा होने की वजह से जल में पूरा मिट्टी डूब जाता है और इसकी वजह से जल प्लावित होने की वजह से अति सिंचन से उसका अम्लीय और क्षारीय गुण बढ़ जाता है। या फिर यहाँ यह भी बताया गया कि जल की वजह से मृदा का निम्नीकरण होता है, मृदा का अपर्दन शुरू हो जाता है और यह मिट्टी एक जगह से बहकर दूसरी जगह चली जाती है। तो यह कुछ भूमि संरक्षण से पहले भूमि का नुकसान की बात हम लोगों ने किया और यह नुकसान और भी कुछ कारणों से होता है। यह कारण है जैसे वनोन्मूलन, वन का काटना या अति पशुचारण, जानवरों को ज़्यादा चराना, या खनन जिसमें हम लोहा, कोयला, खनिज ये सब निकालते हैं ज़मीन के नीचे से, उसे खनन कहते हैं। रासायनों का अत्यधिक उपयोग, इसके ज़रिए भी क्या होता है कि भूमि का निम्नीकरण होता है और इस तरह से यह कुछ प्रमुख समस्याएं हैं। अति पशुचारण भी है जिसकी वजह से क्या होता है कि भूमि का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है और इसे हमें बचाने के लिए अलग अलग कई उपाय करने होंगे, जिसमें एक उपाय है फसल चक्रण, दूसरा उपाय है पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई, तीसरा उपाय है पट्टिका कृषि या फिर चौथा उपाय है एड्रीन नाम के रसायन का कम इस्तेमाल, नहीं के बराबर, जिससे क्या होगा कि मेढकों का प्रजनन होता रहेगा और यह फलस्वरूप कीटों को खाते रहेंगे, जिससे कीट के जरिए फसल बर्बाद नहीं होगा या हमें ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा कि इससे हमारा मृदा संरक्षण होगा, भू संरक्षण होगा।
वृक्षारोपण के जरिए भी भूमि संरक्षण होगा और इस तरह से यह इस पर एक निबंध हो गया। प्रश्न संख्या 3, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। पेज संख्या 23 पर इसका उत्तर है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न संख्या 3 का उत्तर, भारत पशुधन के मामले में विश्व में अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ प्रतिकूल का अर्थ हुआ नेगेटिव प्रभाव पड़ता है और दूसरे देशों में पशुधन के लिए चारागाह भूमि उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे देश में पशुधन की संख्या यानी पशुओं की संख्या भी ज़्यादा है और चारागाह भी कम है, तो यह उनको चारा उपलब्ध कराने का सारा जिम्मेवारी किसानों पर हो जाता है और इस तरीके से पशुधन होने के बावजूद यहाँ पर पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, ना चारागाह पर्याप्त है, ना उनके लिए चारा पर्याप्त है, तो इसका असर भी पशुपालन पर पड़ता है और इस तरह से यह प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इस पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न किया। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी इस बारे में बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।